Ology, let's continue the antenatal patients investigations and advice. So next हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में देखेंगे. तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन क्यों दिया जाता है? एक तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए सारी फीमेल्स में, उस कंडीशन में हम प्रोफाइलैक्टिक डोज देते हैं. एंड सेकेंड, टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की तो उस कंडीशन में हम थेरेपेटिक डोज देते हैं. सो प्रोफाइलेक्टिक डोज कितना होता है? 400 माइक्रोग्राम पर डे का होता है. एंड जो थेरेपेटिक डोज होता है वो 4 मिलीग्राम पर डे का होता है. अब जो प्रोफाइलेक्टिक डोज है वो स्टार्ट कब करते हैं? 1 मंथ बिफोर द कंसेप्शन स्टार्ट करते हैं हम, कंसेप्शन के 1 महीने पहले, और कंसेप्शन के 3 महीने बाद तक हम इसको कंटिन्यू करते रहते हैं. जो आयरन एंड फ्रॉम 4 मंथ्स हम क्या करते हैं, उसके बाद 3 मंथ तक तो हमने उसको एंड कर दिया फॉलिक एसिड को. फिर 4 मंथ से हम आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, जो कि रेड पिल होता है. 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है उसमें. तो जो एडवाइस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, और आफ्टर 3 मंथ्स हम फ्रॉम 4 मंथ ये देते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड, ताकि हम अनीमिया को प्रिवेंट कर सकें. अब हमारा जो टारगेट है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं रहता है, बल्कि अनीमिया को प्रिवेंट करना होता है. एंड जो थेरेपेटिक डोज दिया जाता है वो 4 मिलीग्राम पर डे होता है, और उसको 3 मंथ बिफोर द कंसेप्शन स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन इसका बेटर आंसर ये होगा कि जब वो प्लान करती है ना फीमेल प्रेगनेंसी को, तब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 महीने पहले से तो किसी को पता नहीं होता है कि वो कंसीव कर जाएगी. देन आफ्टर कंसेप्शन हम इसको कब तक रहते हैं? 3 मंथ्स तक एंड कर देते हैं, इसका डोज तब तक देते हैं. उसके बाद जब 4 मंथ होता है ना, फ्रॉम 4 मंथ ऑनवर्ड्स आयरन एंड फॉलिक एसिड अगेन देता है, एज एडवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंडर आता है ये. ना फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन डायबिटिक फीमेल में कैसा देते हैं? 400 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं, मतलब वही प्रोफाइलेक्टिक डोज. एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन विथ फीमेल ऑन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कैसे देते हैं? तो ये 4 मिलीग्राम पर डे देते हैं एज पर द विलियम्स, मतलब कि उसमें क्या देंगे? थेरेपेटिक डोज देंगे. फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को जो ट्रीट करने के लिए दिया जाता है वो 1 मिलीग्राम पर डे होता है. एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो सिकल सेल अनीमिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है वो 5 मिलीग्राम पर डे होता है. ना आयरन सप्लीमेंटेशन ये जो है डिस्कस किया गया अनीमिया इन प्रेगनेंसी में. देन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के बारे में देखते हैं. तो फीमेल जो लो डाइट्री कैल्शियम के पे होती है उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है. देन 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली दिया जाता है. ये आयरन के साथ इसे नहीं लिया जाता है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन को, और खाना खाने के बाद लिया जाता है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन. नाउ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के बारे में देखते हैं. तो इसकी कमी की वजह से क्या हो सकता है? लो बर्थ वेट हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी, नियोनेटल हाइपोकैल्शीमिया, सीजर हो सकता है, एंड स्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकती है इन्फेंसी में. सो रूटीन टेस्टिंग इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ रिस्क फैक्टर्स अगर रहते हैं ना तब इसकी टेस्टिंग की जाती है. तो रिस्क फैक्टर्स क्या हो गए? जैसे कि लिमिटेड सनलाइट एक्सपोजर है अगर फीमेल का, या फिर साउथ एशियन ऑरिजिन है, इसमें इंडियंस भी इंक्लूड होते हैं, तो इसमें भी इंडियंस में भी टेस्ट करना ज़रूरी होता है. डाइट अगर लो है विटामिन डी में तो फिर एक रिस्क फैक्टर है, यानी कि अगर फ़िश नहीं है, एग या मीट नहीं है डाइट में तो. देन प्री प्रेग्नेंट BMI अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है. ना विटामिन डी का डोज क्या होता है इस कंडीशन में? 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दिया जाता है. ना फिश ऑयल और कैप्सूल्स या DHA से ऐसा मिथ है कि इम्प्रूव होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेबीज़ में, बट ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ भी इम्प्रूव नहीं होता. ये रिकमेंड नहीं किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे. ना वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी के बारे में देखते हैं. सो सारी फीमेल्स को TD वैक्सीन लगाना ज़रूरी होता है, दैट इज़ टीटस डिप्थीरिया. एंड नंबर ऑफ़ डोजेज इसका क्या है? 2 डोजेज ज़रूरी होता है. एंड टाइम क्या होता है इसका देने का? फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे फर्स्ट डोज दिया जाता है, एंड इसके बाद 4 वीक्स के गैप में सेकेंड डोज दिया जाता है. तो अगर फीमेल इम्यूनाइज्ड है लेकिन पास्ट 3 ईयर्स में ही, और उसने फिर से कंसीव किया है,
तो 2 डोजेस उसने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, अगर सिर्फ एक बूस्टर डोज की ज़रूरत होती है फीमेल को ना। एक टी वैक्सीन होता है जिसमें क्या होता है, टीटनेस टॉक्साइड होता है और लो डिप्थेरिया टॉक्साइड होता है और साथ में एसेलुलर पर्ट्यूसिस होता है। सो ये भी रेकमेंड किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे एटलीस्ट एक टी डैप वैक्सीन दी जानी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। और ये कब दी जानी चाहिए, बिटवीन 27 to 36 वीक्स, 27 से 36 वीक्स पे, जिससे कि न्यूबॉर्न को प्रोटेक्ट किया जा सके पर्ट्यूसिस से ना। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है एक, तो सारी फीमेल्स को दी जानी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग फ्लू सीज़न। फ्लू सीज़न अगर चल रहा है तो अक्टूबर से मई तक का सीज़न जो होता है फ्लू सीज़न होता है, सो उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रिसीव करना ज़रूरी होता है उस टाइम पे। देन अभी नेक्स्ट कोविड-19 वैक्सीन भी देना ज़रूरी हो गया है, तो ये भी कोई भी ट्राइमेस्टर में दी जाती है अगर फीमेल ने पहले से नहीं रिसीव की है ऐसी कोई वैक्सीन नॉन प्रेग्नेंट पीरियड में, तो उसे दिया जाता है। और वैक्सीन्स ऐसी कौन सी वैक्सीन्स है जो सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में, वो देखते हैं। तो सारी डेट वैक्सीन्स दी जा सकती है प्रेगनेंसी में। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, न्यूमोकॉकस, मेनिंजोकॉकस एंड रैबीज़। देन वैक्सीन्स जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दी जाती है वो 3 वैक्सीन्स है, क्या क्या है, येलो फीवर, पोलियो एंड टाइफॉइड। देन जो वैक्सीन्स एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है वो क्या क्या है, मम्स है, मीजल्स है, रुबेला है, एमएमआर एंड स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, बीसीजी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। now एक्सरसाइज कैसे रेकमेंड की जाती है प्रेगनेंसी में, तो हम रेगुलर से मॉडरेट एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं और 150 मिनट पर वीक करने को बोलते हैं। 150 मिनट यानी कि 2.5 आवर्स पर वीक। अगर आधा घंटा हम 5 दिन में करते हैं तो 150 मिनट्स हो जाएगा। सो इसमें इंक्लूड होती है वॉकिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये सब ना। ये जो एक्सरसाइजेस है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है किस कंडीशंस में, एक तो हार्ट या पल्मोनरी डिसीज़ में, दूसरा रिस्क अगर होता है प्री टर्म लेबर का, तो या तो सर्वाइकल सर्कलेज हुआ रहता है या तो सिवियर ब्लीडिंग हो रही होती है या मल्टी फीटल गेस्टेशन होता है, तो इन सब चीज़ों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और थर्ड ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन अगर है, दैट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्लेसेंटा प्रेविया है या फिर एपिलेप्सी है, पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ अगर है, इंट्रायूट्रिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन अगर है, मॉर्बिड ओबेसिटी है या फिर अनीमिया है, तो उन सब चीज़ों में एक्सरसाइज नहीं करनी है। सेक्सुअल एक्टिविटी का क्या है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है सेक्सुअल एक्टिविटी, लेकिन तब अवॉइड करना चाहिए जब ये 3 कंडीशंस हो। क्या क्या, एक तो थ्रेटन एबॉर्शन अगर हो, सेकंड प्लेसेंटा प्रेविया हो या फिर थर्ड प्री टर्म लेबर की रिस्क हो। देन एयर ट्रैवल प्रेगनेंसी में कैसा अलाउड रहता है, ACOG के अकॉर्डिंग हम 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल ट्रैवल कर सकती है एयर ट्रैवल। देन कैफ़ीन इनटेक कैसा अलाउड रहता है, तो हैवी इनटेक ग्रेटर दैन या इक्वल टू 5 कप्स या फिर 500 मिलीग्राम ऑफ कैफ़ीन अगर कोई फीमेल लेती है तो वो हाईली इंक्रीज़ कर देता है रिस्क को मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड मॉडरेट इनटेक अगर लेस देन 200 mg का होता है तो वो एसोसिएटेड नहीं रहता है मिसकैरेज या प्री टर्म लेबर से, पर इंट्रायूट्रिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन से एसोसिएटेड हो सकता है वो। तो इसीलिए हम वैसे तो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ही बोलते हैं कैफ़ीन को, लेकिन अगर फिर भी फीमेल हाईली एडिक्टेड है तो 1 to 2 कप्स ही लेने हम बोलेंगे मैक्सिमम फीमेल को। और अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो फिर तो बिल्कुल ही अवॉइड करने बोलेंगे ना। कुछ वार्निंग साइंस होता है प्रेगनेंसी के, वो कौन कौन से साइंस होते हैं, फर्स्ट फीवर का होता है, अगर ग्रेटर दैन 38.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर हो जाता है तो वो डेंजरस होता है। अगर ऐसा टेम्परेचर मेंटेन रहता है ग्रेटर दैन 24 आवर्स तक या फिर फीवर मेंटेन रहता है ग्रेटर दैन 24 आवर्स तक, तो वो भी डेंजरस होता है। तो क्योंकि कोविड-19 का भी एक तो सिचुएशन हो सकता है एंड दूसरा हाइपरथर्मिया खुद में एक डेंजर है ना। सेकेंड हेडेक या फिर ब्लरिंग ऑफ विजन है तो वो भी एक वार्निंग साइन होता है क्योंकि इम्पेंडिंग साइंस ऑफ प्री एक्लेम्शिया के अंदर आता है ये। देन थर्ड वार्निंग साइन है जनरल स्वेलिंग अगर बॉडी की हो गई है एंड पफीनेस आ गया फेस में, तो वो एक वार्निंग साइन है।
देन फोर्थ, अगर पाल्पिटेशंस है, ईजी फटिगुलैबिलिटी, जल्दी थक जा रही है फीमेल, अपनी धड़कनों को महसूस कर रही है, देन ब्रीथलेसनेस उसको आ रहा है, सांस नहीं ले पा रही है अच्छे से, रेस्ट करते टाइम पे भी अच्छे से सांस नहीं ले पा रही है, तो एक वार्निंग साइन है। देन फिफ्थ वार्निंग साइन है पेन इन एब्डोमेन, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ये भी अगेन इम्पेंडिंग साइंस ऑफ प्री एक्लेम्पशिया है। देन सिक्स्थ, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या तो वाटरी डिस्चार्ज जा रहा है तो ये भी एक वार्निंग साइन है। देन सेवन्थ, अगर डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स हो गई या फीटल मूवमेंट्स अगर कम हो गए तो ये भी एक वार्निंग साइन है। सो ये था एंटीनेटल पेशेंट्स इन्वेस्टिगेशन एंड एडवाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।